Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome back to my YouTube channel Great Door. कैसी है मेरी ग्रेट डोर फैमिली? बढ़िया हो, हेल्दी हो, फर्स्ट क्लास हो? बढ़िया ही होगे, उम्मीद तो यही करूँगी। और आज की क्लास के लिए रेडी भी हो गए हो या नहीं हो ना? चलो बहुत अच्छी बात है। रेडी हो तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। नोट्स प्लीज़ साथ साथ बनाते चलो, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी। सिलेबस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। और न्यू लर्नर हूँ, बता देती हूँ, क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलती हैं, शाम को 6 बजे चलती हैं। हम ऑलरेडी काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आज यहाँ पे पहुँचे हैं। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप न्यू लर्नर हो, आपने क्लासेस नहीं देखी, तो आप कैसे क्वेश्चंस करोगे? आप कर सकते हो एनी टाइम। चाहे आपकी फ़र्स्ट क्लास हो, चाहे आज की क्लास हो, कोई भी क्लास हो, चाहे आप मेरे एल टी ग्रेड के लर्नर हो, चाहे सी टेट के हो, किसी क्लास में कोई भी अगर डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूज़न हो रही है, तो आप उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगी जल्दी से आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर कर पाऊँ, ताकि भाई आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे। क्योंकि ऑलरेडी फॉर्म फिल हो चुके हैं, एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है, तो हमें उसके लिए बिल्कुल रेडी रहना होगा, प्रैक्टिस भी करनी है। और प्लीज़ रिटन एग्ज़ाम की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए। जनरल स्टडीज़ जो है हमारे आने वाली है, जीएस में जितना पढ़ लो उतना कम है। आपके करंट अफेयर, जनरल नॉलेज बहुत है, जितना पढ़ लो उतना कम है। तो तैयारी स्टार्ट कर दो, हल्के में मत लो, मेहनत कर लो। 7 साल बाद एग्ज़ाम आया है, नेक्स्ट कब आएगा पता नहीं। तो बता रही हूँ फिर से, नोट्स भी बनाते चलो। प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे तो अटेंड कर लेना। ग्रेड टूर पे प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, अल्टीग्रेड बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी। तो कन्फ्यूज़न हो पूछ लेना। और आज की क्लास स्टार्ट करें, चलो कर ही लेते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलो जल्दी से देखते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी पाचन एवं अवशोषण की शारीरिक क्रिया। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम कहें ये कम इंपॉर्टेंट है या फिर ये ज़्यादा। क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है, आप जानते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जॉब अगर चाहिए, उसके लिए मेहनत बहुत चाहिए। कुछ भी हम हल्के में नहीं ले सकते। किसी भी पॉइंट को हम ये नहीं सोच सकते अरे इससे क्या ही आएगा, क्योंकि कभी भी कुछ भी कहीं से भी आ सकता है। ऑफकोर्स सिलेबस में से ही, बट हल्के में नहीं ले सकते। ऑलरेडी काफ़ी कंपटीशन है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे होंगे, काफ़ी टाइम से कर रहे होंगे। 7 ईयर्स के बाद आ रहा है, लास्ट 2018 में हुआ था, तो सोच लो कितना कंपटीशन होगा। तो तैयारी पक्की कर लो, बढ़िया करके कर लो। कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, मैं भी पेन ले लेती हूँ और आप भी पेन ले लीजिए। तो फिर स्टार्ट करें। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन एवं अवशोषण की शारीरिक क्रिया, इसके बारे में चलो पढ़ना करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे ओरल कैविटी में डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन इन ओरल कैविटी, तो ये जो प्रोसेस है, इसमें जो डाइजेशन जो है, पाचन की ये जो प्रक्रिया है, ये स्टार्ट होगी आपके माउथ से। ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ। टीथ होंगे, ये हम अच्छे से जानते हैं। हेल्प इन मैकेनिकल ब्रेक डाउन, हम जानते हैं, खाना च्यू करते हैं हम, है ना। तो क्या होता है, खाना चबाने में, तोड़ने में आपके जो दांत होते हैं वो मदद करते हैं। सलाइवा किससे सिक्रेटेड होगी? बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स हम ऑलरेडी जानते हैं, ये 3 हो गए आपकी, उसमें 3 ग्रंथियाँ आपकी, पैरोटाइड, सबलिंगुअल एंड सब मैंडिबुलर। ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं, ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तभी मैं कहती हूँ हर एक क्लास को अटेंड कर लो, किसी भी को हल्के में मत लो। ठीक है, ओरल कैविटी में जो पाचन होगा कहाँ से स्टार्ट होगा? आपके माउथ से होगा। फिर दांत जो होंगे वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। ठीक है ना, मेस्टिकेशन हो गया आपका। हेल्प इन मैकेनिकल ब्रेक डाउन, काटते हैं और चबाते हैं, च्यू करना हो गया। देन आपका सलाइवा कौन सीक्रेट करता है? ये सलाइवरी ग्लैंड्स करते हैं। ये चीज़ भी हम अच्छे से जानते हैं, 3 ग्रंथियों से निकलती है। वो 3 ग्रंथि कौन कौन सी हो गई? आपके पैरोटिड हो गई, सबलिंगुअल हो गई और सब मैंडिबुलर हो गई। एंजाइम कौन कौन से होंगे? आपका सलाइवरी अमाइलेज होगा, आपका पेटाइलिन। देन ब्रेक्स स्टार्च टू माल्टोस, जो स्टार्च होगा उसको किस में कन्वर्ट करेगा? माल्टोस में करेगा। पार्शियल डाइजेशन होगा किसका? कार्बोहाइड्रेट का। सिंपल, स्टार्च को माल्टोस में ये बदलता है, स्टार्च को ये बदलेगा आपका माल्टोस में। देन हम आगे बढ़ते हैं, आगे भी है, यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। देन लिंगुअल लाइपीज, ये जो सीक्रेट होगा किससे होगा? बाय ग्लांस ऑन
टंग, चलो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। जो आपका लिंगुअल लाइपेज होगा ये जीभ की ग्रंथियों से निकलता है। ग्लैंड्स मतलब हो गया ग्रंथि, जीभ की ग्रंथियों से निकलता है आपका लिंगुअल लाइपेज। स्टार्ट करेगा क्या? फैट डाइजेशन यानी वसा। फैट का मतलब होता है आपका वसा। यहाँ वसा के पाचन की हम कह सकते हैं ये शुरुआत करता है ये। क्लियर है? लिंगुअल लाइपेज निकलेगा जीभ की ग्रंथियों से और यहाँ से वसा का पाचन होगा शुरू। ये शुरू करता है फैट डाइजेशन को। देन आपका म्यूकस हो गया, ये मदद करेगा किसमें? इन लुब्रिकेशन ऑफ फूड। देन होगा फॉर्मेशन ऑफ बोलस। ये क्या है? चलो बताती हूँ आपको मैं। आपका म्यूकस भोजन को गीला और चिकना बनाता है। म्यूकस क्या करेगा? भोजन को गीला, आपके फूड को गीला और चिकना बनाता है। चिकना बनाता है जिससे गोल ढीला सा बन जाता है। वो हो गया आपका क्या? बोलस। जिससे क्या बनता है? गोल ढीला सा बन जाता है। ये जो ढीला है ना, यही हो गया आपका बोलस। क्लियर है? यहां तक बात समझ आई? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? ये चीज़ याद रखना, ओरल कैविटी में सिर्फ पार्शियल डाइजेशन होगा स्टार्च का। ये चीज़ बिल्कुल आपको याद रखने वाली है। मुंह में केवल स्टार्च का आंशिक पाचन होता है। मेंशन कर देती हूँ, वैसे तो इंग्लिश में किया है बट हिंदी लर्नर्स हैं तो दोनों को लेके चलना पड़ता है। तो मुंह में केवल स्टार्च का क्या होगा? पार्शियल डाइजेशन होगा, यानी आंशिक पाचन होता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? बताओ जल्दी। नोट करना चाहो तो नोट कर लो, देन हम आगे बढ़ते हैं। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता हो, क्लासेस अच्छी लगती हो, देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि बाकी स्टूडेंट तक भी क्लासेस पहुंच सकें। और फिर से मैं कहूँगी थैंक यू सो मच। आप लोग जो इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो क्लासेस को, उसके लिए थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही ग्रेट डोर को हमेशा प्यार देते रहो और जुड़े रहो। चलो आगे बढ़ें। दिन आ जाता है किसमें? डाइजेशन स्टमक में, अमाशय। स्टमक को हम अमाशय बोलते हैं। अब कहेंगे पेट बोलते हैं, पेट भी बोलते हैं, अमाशय कहते हैं। तो अब बारी आ जाती है किसमें? पाचन की, स्टमक में। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए, आपके गैस्ट्रिक ग्रंथियां हो गई स्टमक वॉल्स में, ये सीक्रेट करती हैं क्या? गैस्ट्रिक जूस। पीएच होगा अप्रॉक्स 2, एसिडिक होगा। ठीक है, चलो जी, मैं भी ले लेती हूँ पेन और आप भी ले लो। अब बारी आ गई अमाशय में पाचन की। अमाशय में पाचन। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं दीवारों में, जो होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होगा स्टमक वॉल्स में, वो सीक्रेट करेंगे गैस्ट्रिक जूस, जिनका पीएच होगा अप्रॉक्स 2 और कैसा होगा? एसिडिक। अब बारी आ जाती है गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स की, यानी मुख्य घटक की। सबसे पहले आ गया आपका कौन सा भाई? HCl। किसके द्वारा सीक्रेट होगा? ये होगा पेरिन्टल सेल के द्वारा। ठीक है ना? HCl भोजन को ये क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है, यानी एसिडिक मीडियम ये प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया को मारता है और इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में ये कन्वर्ट करता है। ये देखो नोट करने वाले पॉइंट्स हैं, नोट कर लो। जीवाणु को नष्ट करता है, एसिडिक मीडियम जो हो गया यानी भोजन को अम्लीय बनाता है, और इनएक्टिव पेप्सिनोजन को एक्टिव पेप्सिन में बदलता है आपका HCl। अब HCl के बारे में हम ऑलरेडी ना प्रीवियस क्लासेस में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, तो अटेंड कर लेना क्लास। HCl के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। देन नेक्स्ट क्या है?
देन पेप्सिन जो होगा वो ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन को, तोड़ेगा पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में। ये हो गया आपका पार्शियल डाइजेशन, ठीक है ना। पेप्सिन क्या करेगा, पेन ले लेती हूँ। ये जो आपका पेप्सिन है भाई, ये क्या करेगा, प्रोटीन को छोटे छोटू से पेप्टोन और प्रोटियोजेस में तोड़ेगा। छोटे छोटे पेप्टोन और प्रोटियोज में और प्रोटियोजेस में तोड़ता। क्लियर। देन जो आपका रेनिन हो गया, इन्फेंट्स में, शिशुओं में डाइजेस्ट करेगा मिल्क प्रोटीन जो हो गया आपका केजिन। देन म्यूकस जो होगा वो स्टमक लाइनिंग को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, रक्षा करेगा। इसे नोट कर लिया तो बताओ, फिर देखते हैं। रफ कर दूं, इरेज कर दूं, चलो जी कर देते हैं। तो ये जो रेनिन की बात हो रही है, ये किस में, बच्चों में, शिशुओं जो होते हैं, हम कह सकते हैं शिशुओं में मिल्क प्रोटीन हो गया, दूध के प्रोटीन जो हो गए, कौन सा आपका केजिन जो हो गया का पाचन करता है। और जो आपका म्यूकस है ये स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अमाशय की दीवारों को ये अमल से बचाता है। लिख दूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ, फिर ओपन कर दूँगी। ये जो आपका म्यूकस हो गया, ये अमाशय यानी स्टमक की वॉल्स जो हो गई, हम कह सकते हैं स्टमक दीवार की, अमाशय की दीवारों को अमल से बचाता है। क्लियर। जल्दी से इसको नोट कर लो, टाइम दूंगी नोट करने का, प्रॉपर टेंशन ना लो, नोट कर लीजिए। Thus, in stomach, proteins get partially digested, carbohydrates and fats almost unchanged। देखो स्टमक में जो है क्या हो रहा है, प्रोटीन का पार्शली डाइजेशन हो रहा है। सिंपल सा समझ जाओ इस बात को, प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है, पार्शली डाइजेस्टेड होता है। आंशिक पाचन होगा प्रोटीन का स्टमक में, आपके अमाशय में। क्लियर है मेरे प्यारे ग्रेडोर फैमिली वालों। आगे बढ़ा जाए, नोट कर लिया है ना, चलो नेक्स्ट क्या है, डाइजेशन बाय गैस्ट्रिक लाइपेज। चलो जी इसको भी देख लिया जाए, पेन को थोड़ा ले लिया जाए। अब बारी आ जाती है गैस्ट्रिक लाइपेज की। ये जो होता है ना, एसिडिक पीएच में हल्का कार्य करता है, ऐसे वीकली वर्क करता है ये, ठीक है ना। गैस्ट्रिक लाइपेज जो होगा वो वीकली एक्ट करेगा एसिडिक पीएच में, ये चीज़ याद रखना। गैस्ट्रिक लाइपेज वीकली एक्ट करेगा एसिडिक पीएच में, यानी अम्लीय वातावरण में ये हल्के कार्य करता है। यहाँ पे लिख देती हूँ गैस्ट्रिक लाइपेज, ये है अम्लीय वातावरण यानी एसिडिक पीएच में हल्का कार्य करता है। यानी वीकली एक्ट करता है गैस्ट्रिक लाइपेज एसिडिक पीएच में। क्लियर है या नहीं है। और ये जो है आपका गैस्ट्रिक लाइपेज, ये वसा को यानी फैट को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ता है। ये चीज़ याद रखना, इट ब्रेक्स एमल्सिफाइड फैट्स इनटू ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। वसा को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में तोड़ता है, ये चीज़ याद रखना।
प्लेस अ मेजर रोल इन इन्फेंट्स फॉर डाइजेशन ऑफ मिल्क फैट। भाई इसका काफ़ी मुख्य रोल है बच्चों में जो मिल्क फैट का डाइजेशन है उसमें, यानी बच्चों में दूध की वसा पाचन में इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, अधिक महत्वपूर्ण है बच्चों में यानी इन्फेंट्स में। दूध की वसा यानी मिल्क फैट में उसको पचाने में अधिक महत्वपूर्ण है गैस्ट्रिक लाइपेज। क्लियर है? बताइए, यहाँ तक की बात समझ आ गई? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? क्लियर? गुड। कभी भी लगे ना कोई भी डाउट आ रहा हो माइंड में, उसी टाइम पूछो ताकि आपकी प्रॉब्लम उसी टाइम सॉल्व हो सके और सारे जितने भी माइंड में क्वेश्चन है तो उसके आपको आंसर मिल सके, कन्फ्यूज़न दूर हो सके। नहीं तो फिर आप आगे कनेक्ट नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम होगी, कन्फ्यूज़न होगी आने वाली क्लासेस में भी, क्योंकि हर एक टॉपिक ना आगे जाके कनेक्ट हो ही रहा है। ऑलरेडी आप जानते हैं, इतना कुछ हम क्लासेस अब अटेंड कर चुके हैं, तो आप जानते हैं कि हम लोग कोई भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेते, डिटेल डिस्कशन होता है। देन अब बारी आ जाती है छोटी आंत में पाचन की, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ऑलरेडी कल की क्लास में हम पढ़ चुके हैं। आपका जो ये छोटी आंत है ना, ये मेन साइट है कंप्लीट डाइजेशन की। आपकी जो छोटी आंत है, यहाँ पूरा पाचन का स्थान है। सिंपल कह सकते हो, छोटी आंत में पाचन की बात हो रही है। डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम कह सकते हैं मेन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। क्लियर या नहीं? यह पूरा पाचन का स्थान है। ड्यूडेनम जो हो गया वो रिसीव करेगा बाइल, कहाँ से? लिवर से, और पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियास से। देन जेजुनम एंड इलियम, ये हो गई मेन साइट अवशोषण की यानी एब्जॉर्प्शन की, मेन साइट है, मुख्य रूप से अवशोषण का स्थान है आपका जेजुनम एंड इलियम। यहाँ तक बात हो गई, आगे बढ़े चलो। देन बाइल का रोल क्या है? तो भाई बाइल हैज़ नो एंजाइम बट कंटेन्स बाइल सॉल्ट। कोई एंजाइम नहीं होता लेकिन बाइल सॉल्ट होते हैं। बाइल सॉल्ट क्या करते हैं? एमल्सिफाइड फैट यानी लार्ज फैट ग्लोबल्स को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ते हैं, छोटी छोटी बूंदों में तोड़ते हैं। चलो यहाँ पे लिख दिया जाए, ज़रूरत है तो बता दो, वैसे तो लिख देती हूँ। वसा को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ते हैं, इसका मतलब सिंपल यही हुआ, वसा को यानी फैट को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ते हैं। ड्रॉपलेट्स हो गई यानी आपकी बूंदें, बूंदों में तोड़ते हैं। इससे क्या होता है? जो पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है वो बढ़िया तरीके से काम करता है। हेल्प्स पैनक्रियाटिक लाइपेज टू एक्ट एफिशिएंटली, यानी जो पैनक्रियाटिक लाइपेज हो गया ये आसानी से काम कर लेता है। क्लियर है या नहीं है? इससे ही करता है, ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। हेल्प्स पैनक्रियाटिक लाइपेज टू एक्ट एफिशिएंटली, यानी आसानी से काम करता है आपका पैनक्रियाटिक लाइपेज। इससे आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट देखें। ये नोट करना चाहो तो कर लो, नोट तो देखो सभी कुछ करके चलो, कुछ हल्के में मत लो। आगे बढ़े चलो। अब बारी आ जाएगी नेक्स्ट, आपका आ जाता है पैनक्रियाटिक जूस। एल्कलीन होगा, पीएच होगा अप्रॉक्स 8। 3 मेजर एंजाइम्स होंगे। पहला हो गया आपका पैनक्रियाटिक अमाइलेज, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। ट्रिप्सिन हो गया आपका, काइमोट्रिप्सिन हो गया, ये प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा पेप्टाइड्स में। देन आपका पैनक्रियाटिक लाइपेज हो गया, ये फैट को ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा। क्लियर है या नहीं बताओ? क्लियर है? अभी और देखती हूँ, रुक जाओ, अभी आगे करती हूँ, एक बार ये पढ़ा दूँ। इंटेस्टाइनल जूस, स्यूकस एंजाइम जो उस पर प्रेजेंट होंगे, किस पे होंगे? इंटेस्टिनल म्यूकोसा पे। आंतरिक रस, चलो देखते हैं जल्दी से। माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेस किस में होगा? डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट होगा, यानी ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में और फ्रक्टोज में। पेप्टिडेजेस जो होंगे वो पेप्टाइड्स में, देन अमीनो एसिड में, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए आपके न्यूक्लियोटाइड्स में, देन शुगर प्लस बेसिस में।
स्मॉल इंटेस्टाइन ऑल फूड कंपोनेंट गेट कम्प्लीटली डाइजेस्ट। तो जो छोटी आंत होगी उसमें जितने भी फूड कंपोनेंट्स होंगे वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं आई? जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ भोजन के सभी घटक पूर्णतः पच जाते हैं। इस चीज को याद रखना। इस बात को कृपया आप दिमाग में बिठा लें। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात या नहीं हुई, बताओ? देन लार्ज इंटेस्टाइन भी देख लो, फिर एक बार थोड़ा सा और बताती हूँ। बड़ी आंत में पाचन, नो एंजाइम सिक्रेशन ऑनली। यहाँ पे कोई एंजाइम सिक्रेशन नहीं होगा, सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा वाटर का, मिनरल का, विटामिन का यानी विटामिन के, विटामिन B12 का, जो प्रोड्यूस होगा बाय गट बैक्टीरिया, यानी गट बैक्टीरिया के द्वारा जो प्रोड्यूस होगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई एंजाइम यहाँ से नहीं निकलता, सिर्फ जीवाणु रहते हैं जो कुछ, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ जीवाणु रहते हैं यानी बैक्टीरिया जो रहते हैं, जो कुछ विटामिन बनाते हैं, विटामिन बनाते हैं। अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू जो होगा वो क्या फॉर्म करेगा, मल, ठीक है ना, आपका फेसेस, जो स्टोर्ड होगा इन रेक्टम और एंड एलिमिनेटेड बाय डिफिकेशन, जो डिफिकेशन द्वारा एलिमिनेट होगा। क्लियर है या नहीं? सिंपली कह सकते हो जो आपका शेष अपचित अंश हो गया, क्या होगा, मल जो हो गया आपका फेजेस हो गया बनाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अच्छा, अभी हमने ना यहाँ पे बात कहाँ गया, पेज करूँ, जैसे अभी हमने यहाँ पे बात करी थी पैनक्रेटिक जूस की। 3 मेजर एंजाइम्स जो हैं ये कंटेन करते हैं, पैनक्रेटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, पैनक्रेटिक लाइपेज। थोड़ा सा देखें इसके बारे में, और देख लेते हैं ना, थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, जो आपका पैनक्रेटिक हो गया, ये पैनक्रेटिक जूस हो गया, पैनक्रेटिक जूस हो गया आपका ड्यूडेनम, ठीक है ना। देखो ड्यूडेनम जो होता है ना, ये ड्यूडेनम में आता है, पैनक्रेटिक जूस खाएगा ड्यूडेनम में आता है, सिंपली लिख देती हूँ, ठीक है। जो आपका पैनक्रेटिक जूस है ये ड्यूडेनम में आता है। अब ये जो ड्यूडेनम है ना, ये जो ड्यूडेनम है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फाइनल पार्ट है। अच्छा, एक बोर्ड ब्लैक लेके देखूँ क्या, एक बार ब्लैक बोर्ड ट्राई करें क्या? चलो ब्लैक बोर्ड ट्राई करते हैं आज। वैसे ब्लैक बोर्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, काफ़ी अट्रैक्टिव सा भी लग रहा है और आंखों को भी बड़ा आराम मिल रहा है इससे, है ना। चलो आज ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं, काफ़ी समय के बाद यूज़ किया मैंने ब्लैक बोर्ड। स्कूल टाइम के बाद मुझे नहीं लगता कि मैंने किया होगा, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है, रिलैक्सिंग सा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना आपसे ब्लैक बोर्ड यूज़ किया जाए? बताना कमेंट बॉक्स में। तो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो ड्यूडेनम में आता है आपका, और ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये जो ड्यूडेनम है ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फाइनल पार्ट है। ये बात अच्छे से जानते हैं हम, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की हम बात कर लेते हैं पहले। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, इसके यानी कार्बोहाइड्रेट पाचन की पहले बातचीत कर लेते हैं हम, ठीक है। तो जो पैनक्रियाटिक एमाइलेज होगा आपका,
पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ये क्या करेगा, ये जो है स्टार्च को तोड़कर माल्टोज बनाता है। स्टार्च को तोड़कर क्या बना रहा है, माल्टोज। ये क्या हो गया, ये हो गया डाइसैकेराइड। एक सेकेंड, डाइसैकेराइड बनाता है। इतनी बात समझ आ गई। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन क्या होगा, कैसे होगा, जो पैनक्रिएटिक एमाइलेज होगा वो क्या करेगा, ये जो एंजाइम है स्टार्च को तोड़कर माल्टोज में बनाता है, डाइसैकेराइड हो गया। ठीक है, देन चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रोटीन डाइजेशन की। प्रोटीन डाइजेशन की वैसे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना। आपको पढ़ने में आ रहा है नहीं आ रहा बताना। अब देखते हैं इस पर येलो भी कलर, चलो ट्राई मार लो सभी, है ना। तो प्रोटीन डाइजेशन में क्या होगा, जो आपका ट्रिप्सिन होगा, ये भी येलो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे इस पर, है ना पेन। तो ट्रिप्सिन हो गया और आपका काइमोट्रिप्सिन हो गया। काइमोट्रिप्सिन जो हो गया, ये क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़कर क्या बनाएगा, ये प्रोटीन को तोड़कर मतलब ब्रेक करके अमीनो एसिड्स बनाता है। अमीनो एसिड्स बनाता है। क्लियर हो गया प्रोटीन डाइजेशन भी, क्लियर। आगे देखें, चलो अब बारी आ जाती है आपकी, इतनी तो हमने बात कर ली। अब नेक्स्ट, अभी हम इसी की बात कर रहे हैं, इसी के बाद बता रही हूँ मैं। प्रोटीन डाइजेशन में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो होगा, ये प्रोटीन को तोड़कर अमीनो एसिड बनाता है। अब जो आपका कार्बोक्सी पेप्टिडेज हो गया, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, ये भी हमने पढ़ा था। ये क्या करेगा, पेप्टाइड्स को तोड़कर अमीनो एसिड बनाता है। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, एक गड़बड़ मैंने यहाँ पे कर दी, एक गड़बड़ मैंने यहाँ कर दी। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ के अमीनो एसिड नहीं बनाएगा भाई, ना जी ना। ये क्या बनाएगा, पेप्टाइड्स बनाते हैं। ये प्रोटीन को तोड़कर पेप्टाइड्स बनाते हैं। पेप्टाइड्स बनाते हैं। क्लियर है। प्रोटीन डाइजेशन में क्या होगा, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़कर पेप्टाइड्स बनाते हैं। देन क्या होगा, अब ये पेप्टाइड्स को तोड़कर क्या बनाएगा, अमीनो एसिड। कौन सा, आपके कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो होगा, ये क्या बनाएगा, आपके पेप्टाइड्स को तोड़कर ये बनाएगा अब अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड बनाता है। क्लियर है इतनी बात, क्लियर क्लियर क्लियर। अब देखते हैं हम फैट डाइजेशन को, फैट डाइजेशन को देखते हैं अब। फैट डाइजेशन, इसमें क्या होगा, जो आपका पैनक्रियाटिक जूस होगा, पैनक्रियाटिक जूस होगा, ये क्या करेगा, इमल्सिफाइड फैट्स, है ना। इमल्सिफाइड फैट्स
ठीक है, यानी आपका कह सकते हो आप, एक मिनट, पेन इरेजर चाहिए मुझे, ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़कर क्या बनाएगा, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, एक मिनट, ये पूरा ही रेज हो गया, एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल बनाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? बताओ, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? वैसे ब्लैक बोर्ड ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, वाइट से ज़्यादा ब्लैक अच्छा लग रहा है पढ़ाने में भी, और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है ब्लैक बोर्ड पे। आगे बढ़े, चलो। प्रोटीन तक की तो हमने यहाँ पे बात कर ली, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, फैट डाइजेशन हो गया आपका, प्रोटीन डाइजेशन, ये सब बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इंटेस्टाइनल जूस की, है ना। इंटेस्टाइनल जूस की एंजाइम्स की कर लेते हैं सीधी सीधी। चलो, तो क्या होता है इसका काम, क्या होता है ये भी देख लेते हैं। पेन खोल के ही रख लेती हूँ। चलो, जो आपका ये इंटेस्टाइनल जूस है ना, जूस का काम क्या है, फिनिश करने वाला स्टेप करता है ये, स्टेप करता है, सिंपल। अब हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की, जो हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हम ये हमने पढ़ा था ना, तो इसमें क्या होगा, जो आपका माल्टेज होगा वो क्या करेगा, माल्टोज देन टू ग्लूकोज में कन्वर्ट। पेन, क्या होगा, माल्टोज में देन टू ग्लूकोज में, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर हम देखें लैक्टेज क्या वो करेगा, लैक्टोज में देन ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। देन नेक्स्ट आ जाएगा आपका सुक्रोज में प्लस ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। यहाँ तक बात समझ आ गई? और प्रोटीन डाइजेशन जो बात हो रही थी, क्या होगा इसमें आपका, पेप्टाइडेज जो हो गया, पेप्टाइडेज आपका पेप्सिन क्या करेगा, देन पेप्टाइड्स में, देन वो किस में बनाता है, किस में, अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड्स। देन हमने बात करी थी फैट डाइजेशन की। फैट डाइजेशन मोस्टली पैनक्रेटिक लाइपेज ही करता है ना। कौन करेगा, मोस्टली पैनक्रियाटिक लाइपेज करता है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं जो इंटेस्टाइनल जूस हो गया, इसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है ना, इसको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता ये। क्लियर है यहाँ तक? बताओ, और समझना है तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो आपका पैनक्रियाटिक जूस हो गया आपका,
ये क्या करेगा, डाइजेशन को बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल तक लेकर आता है ना, छोटे मॉलिक्यूल तक लेकर आता है। ये नोट कर लो, जो आपका पैनक्रियाटिक जूस है वो बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स तक लेकर आता है, डाइजेशन के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल तक लेकर आता है आपका पैनक्रियाटिक जूस। ये आप लिख लें, नोट कर लें। और जो इंटेस्टाइनल जूस है वो क्या करता है, ये भी लिख देती हूँ। ये क्या करेगा, जो वो छोटे होंगे ना उन्हें फाइनल फॉर्म में लेकर आता है। इंटेस्टाइनल जूस उन छोटे मॉलिक्यूल्स को फिर बिल्कुल फाइनल फॉर्म, मैं मिक्स करके इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, नॉर्मल लैंग्वेज जो हम डेली यूज़ करते हैं, उन छोटे मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल फाइनल फॉर्म जो होगी ना, है ना, फाइनल फॉर्म यानी बिल्कुल फाइनल फॉर्म, यानी आपकी जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म हो गई, यानी आपका ग्लूकोज हो गया और अमीनो एसिड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, ग्लिसरॉल हो गया, में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। नोट कर लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ें। कर लिया, बढ़ा जाए आगे, देखिए चलो नेक्स्ट यहाँ तक तो हमने बात कर ली। अब बारी आ जाती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ जीआईटी। जीआईटी क्या है, जीआईटी बताओ क्या है। अब हम बात करें जीआईटी का नियंत्रण एवं क्या, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, है ना, समन्वय। बताओ क्या है ये जीआईटी, किसे किसे पता है जीआईटी क्या है। चलो जी बता देती हूँ, जीआईटी क्या है, जीआईटी की फुल फॉर्म क्या है। तो जीआईटी की फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। फुल फॉर्म याद रखना, एग्ज़ाम में आ गई तो कहोगे मैम ने बताया ही नहीं था, मैम ने तो सिर्फ जीआईटी बोला, फुल फॉर्म बताया ही नहीं। तो ये है जीआईटी की फुल फॉर्म। इसे हम एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव कैनाल भी कहते हैं, है ना, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, और क्या कहते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं आप, डाइजेस्टिव कैनाल, सॉरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एक लंबी नली होती है, आप जानते हैं एक ट्यूब जैसी संरचना होती है जो माउथ से लेकर एनस तक फैली होती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने एलिमेंट्री कैनाल डिस्कस किया था। बताओ इस नली में क्या होगा, खाना डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है, ये बात तो आप लोग को पता है ना। इस नली में क्या होगा, इस नली में खाना डाइजेस्ट होगा, खाने का पाचन होगा, डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्ट या क्या होगा, या डाइजेस्ट या नहीं एक्चुअली, और डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होता है, अवशोषण होता है और एब्जॉर्ब होता है। क्लियर है या नहीं है, बाकी हम पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ गिट के बारे में भी। ओरल कैविटी से स्टार्ट होगा, है ना, पहले आ जाती है आपकी ओरल कैविटी। इसमें क्या होगा, यहाँ खाना चबाया जाता है, स्टार्च को तोड़ के माल्टोज में कन्वर्ट किया जाता है। देन आपका फैंडिक्स हो गया, इसको भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में, खाना निगलने में मदद करता है ये। देन आपका फूड पाइप हो गया, ऊज़ोफेगस, इसको भी पढ़ सकते हैं, मुंह से खाना स्टमक तक लेकर जाता है ये। देन स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन यहीं होता है, ये भी हम जानते हैं। देन आ जाएगा आपका बड़ी आंत यानी आपका लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पानी और मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं, ये भी हमें पता है। देन आ जाता है आपका रेक्टम एंड एनस,
इसमें क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो मल के रूप में बाहर आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जीआईटी से जुड़े कौन कौन से एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं ये भी हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। आपका सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, आपका लिवर हो गया, आपका पेनक्रियाज हो गया, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब वापस आ जाते हैं जो हम पढ़ रहे थे उस पर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ जीआईटी। तो क्या होगा, सबसे पहले तो तंत्रिका नियंत्रण होगा, किसके द्वारा, बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये चीज़ याद रखिएगा, याद रखने वाली बात है ये। न्यूरल कंट्रोल होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा। देन आ जाता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, ये क्या करेंगी, स्टिमुलेट करेंगी सिक्रेशन को। देन सिंपैथेटिक नर्व्स, ये इनहिबिट करेंगी सिक्रेशन को। यानी सिंपल यहाँ लिख देती हूँ, ये जो होती हैं। अब मुझे वाइट बोर्ड अपना वापस चाहिए, है ना, तो ले लेती हूँ जल्दी से वाइट बोर्ड वापस। कलर भी भाई येलो तो दिखेगा नहीं वाइट पे, तो अपना रेड है ही। तो इसमें क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक, इसमें क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स स्टिमुलेट सिक्रेशन, यानी ये स्त्राव को बढ़ाता है। देन सिंपैथेटिक नर्व्स जो होंगी ये क्या करेंगे, स्त्राव को घटाता है सॉरी। हार्मोनल कंट्रोल होगा बाय गैस्ट्रोनेंटल हार्मोन, जीआईटी। क्लियर है या नहीं है। हार्मोनल नियंत्रण, कंट्रोल मतलब हो गया नियंत्रण, विभिन्न हार्मोन द्वारा होगा, बाय गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन्स, यानी विभिन्न हार्मोन द्वारा होगा हार्मोनल कंट्रोल। नोट कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ें, आगे भी बहुत कुछ हमें पढ़ना है। चलो बढ़े। मेजर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन्स कौन से होंगे, मेजर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन्स, तो सबसे पहले आ जाएगा गैस्ट्रिन फ्रॉम स्टमक, ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा HCl सिक्रेशन को, यानी HCl स्त्राव करता है, ठीक है, कराता है सॉरी। देन आ जाता है आपका सिक्रेटिन फ्रॉम ड्यूडेनम, एक मिनट रुक जाओ। देन आप आ जाता है सिक्रेटिन, इसमें क्या होगा, फ्रॉम ड्यूडेनम स्टिमुलेट्स पैनक्रियास टू रिलीज बाय कार्बोनेट जूस, यानी अगन पिन कहाँ गया, अग्न्याशय से आपका जो बात हो रही है ना बाइकार्बोनेट जूस की, यानी क्षारीय रस क्या करता है, ये निकलवाता है, यानी बाइकार्बोनेट जूस रिलीज होता है, निकलवाता है सेक्रेटिन ड्यूडेनम से। क्लियर है। देन आ जाता है आपका नेक्स्ट, इसे इरेज कर देती हूँ, कोलेसिस्टोकाइनिन, ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल, पैनक्रियास टू रिलीज एंजाइम। इसमें क्या होगा, आपका जो CCK हो गया आपका कोलेसिस्टोकाइनिन जो होगा, ये क्या करेगा, आपका पित्ताशय से, यानी से क्या करेगा, ये पित्त गॉल ब्लैडर से क्या करेगा, रिलीज करेगा बाइल को, यानी पित्त को। और कहाँ से रिलीज कराता है, पेनक्रियास टू रिलीज एंजाइम, और अग्न्याशय से एंजाइम, पेनक्रियास से रिलीज कराता है, किसे, निकलवाता है एंजाइम को, से एंजाइम निकलवाता है। यहाँ तक नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ें। नेक्स्ट है आपका GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रेशन, प्रमोट्स इंसुलिन रिलीज। जल्दी से नोट करो फिर देखते हैं। ये गैस्ट्रिक रस को रोकता है, इनहिबिट्स करता है क्या, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को, यानी गैस्ट्रिक रस को रोकता है। और क्या करता है, इंसुलिन बढ़ाता है, प्रोमोट इंसुलिन रिलीज। गैस्ट्रिक
गैस्ट्रिक सिक्रेशन जो हो गया उसको क्या करेगा, रोकता है, यानी गैस्ट्रिक रस को रोकता है। ठीक है, और क्या करेगा, इंसुलिन को बढ़ाता है, प्रमोट इंसुलिन रिलीज, इंसुलिन बढ़ाता है। कंट्रोल करता है पेरिस्टाल्सिस को, मोटिलिन जो हो गया क्या करेगा, कंट्रोल्स पेरिस्टाल्सिस को। इसे इरेज कर दूं तो बताओ, आंतों की गति को नियंत्रित करता है, जो आपका मोटिलिन हो गया, मोटिलिन सॉरी, मोटिलिन क्या करेगा, कंट्रोल करेगा पेरिस्टाल्सिस को, यानी 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 आंतों की गति नियंत्रित करता है। यहाँ तक बात समझ आ गई? बताओ जल्दी, नोट करना चाहो तो कर लो। नेक्स्ट पढ़े। अब आ जाती है डाइजेस्टेड फूड के अवशोषण की, यानी एब्जॉर्प्शन की। चलो देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन इन बकल कैविटी, बहुत ही थोड़ा सा इसमें अवशोषण होगा, वेरी लिटिल एब्जॉर्प्शन, यानी बहुत कम अवशोषण होगा। कुछ ड्रग्स हो गए, जैसे आपका हो गया नाइट्रोग्लिसरिन, हम कह सकते हैं कुछ दवाएं हो गई जैसे कि नाइट्रोग्लिसरिन या अल्कोहल जो होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड होंगे, अवशोषण होगा। सिंपल आप कह सकते हो कुछ दवाएं 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 कुछ कुछ दवाएं जैसे जैसे आपकी नाइट्रोग्लिसरिन हो गई और अल्कोहल हो गया आपका, सीधे यहाँ से रक्त में पहुँच सकते हैं, ब्लड में। बहुत कम अवशोषण होगा, याद रखना, वेरी लिटिल अब्जॉर्प्शन, बहुत कम अवशोषण होगा इसमें। बकल कैविटी को हम बोलते हैं मुख गुहा, याद रखना, है ना, मुख गुहा, बक्कल कैविटी को। ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़ें। नोट करना चाहो तो कर लो, बढ़े। चलो, अब बारी आ जाती है अमाशय में एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन इन स्टमक, अमाशय में लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होगा। क्या क्या एब्जॉर्ब होगा, वाटर, अल्कोहल, एस्प्रिन और कुछ लिक्विड सॉल्यूबल ड्रग्स यहाँ से अवशोषित होते हैं। पानी होगा, अल्कोहल होगा, एस्प्रिन होगा और कुछ घुलनशील दवाएं जो होंगी यहाँ से एब्जॉर्ब होंगी, सीमित अवशोषण होगा। क्लियर है यहाँ तक? बताओ, नेक्स्ट देखें। अब बारी आ जाती है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मेन साइट है, 90% एब्जॉर्प्शन यहीं से होता है, यह मुख्य अवशोषण स्थल है। ठीक है ना, 90% एब्जॉर्प्शन होगा। लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ विली एंड माइक्रोविली, इंक्रीज सरफेस एरिया, इसकी दीवारों पर क्या होती है, विली और माइक्रोविली होती है जो सरफेस एरिया को बढ़ाती है। मैकेनिज्म क्या होंगे एब्जॉर्प्शन के, यानी तरीके क्या होंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी, डिफ्यूज़न होगा स्मॉल मॉलिक्यूल का। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी, ऊर्जा की ज़रूरत होगी, ग्लूकोज अमीनो एसिड आ गए ऊर्जा में जैसे। तो छोटे छोटे यहाँ पे पेन ले लेती हूँ। सबसे पहले पैसिव में क्या होगा, डिफ्यूज़न होगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, यानी 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 क्या होगा इसमें, छोटे मॉलिक्यूल्स, यानी छोटे अणुओं, मॉलिक्यूल्स को हम अणु बोलते हैं ना, मॉलिक्यूल को, मॉलिक्यूल्स लिखा है तो अणुओं का क्या होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूज़न होगा, तो हम कह सकते हैं सरल विसरण होगा। क्लियर है ना, निष्क्रिय परिवहन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूज़न होगा छोटे अणुओं का सरल विसरण होगा, यानी डिफ्यूज़न होगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स का। देन आ जाएगा आपका सक्रिय परिवहन, ये हो गया आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें भाई एनर्जी की ज़रूरत होगी, ग्लूकोज और अमीनो एसिड हो गया जैसे। इरेज की ज़रूरत है तो नहीं, वाहक प्रोटीन द्वारा होगा, है ना, फैसिलिटेड में।
लिखा है ना, कैरियर प्रोटीन फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट हो गया आपका, सुगम परिवहन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो समझ आ गया ना, ऊर्जा लगाकर होगा ये, ग्लूकोज अमीनो एसिड आ गए। देन आपका फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट आ गया आपका, सुगम परिवहन वाहक प्रोटीन द्वारा या कैरियर प्रोटीन, किसके द्वारा होगा, वाहक कैरियर प्रोटीन द्वारा, वाहक प्रोटीन द्वारा। क्लियर है यहाँ तक। देन एंडोसाइटोसिस, ये किसके लिए होगा, फॉर मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक इम्यूनोग्लोबिन इन इन्फेंट्स। इसे रेस कर रही हूँ। जो आपका एंडोसाइटोसिस हो गया, हम कह सकते हैं क्या होगा, ये बड़े मॉलिक्यूल्स का, बड़े अणुओं का प्रवेश, बड़े अणुओं का प्रवेश। जैसे शिशुओं में हो गया आपका क्या, इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण, फाइनल फॉर्म कौन सी होगी, ये मोनोसेक्राइड हो गई, जिसमें आ गया आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। एब्जॉर्ब्ड होंगे बाय एक्टिव एंड फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट इनटू ब्लड कैपिलरीज, यानी एक्टिव और फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट द्वारा ये एब्जॉर्ब होंगे। बात समझ आई या नहीं आई, बताओ। पेन कहाँ गया, चलिए। तो एब्जॉर्ब बाय एक्टिव एंड फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट इनटू ब्लड कैपिलरीज, यानी रक्त की, यानी ब्लड वेसल्स, ब्लड होता है रक्त, है ना, रक्त की कैपिलरीज लिखा है ना, कोशिकाएं, यानी कोशिकाओं में एक्टिव यानी सक्रिय एवं सुगम परिवहन द्वारा, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट द्वारा क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड होंगे। परिवहन द्वारा। क्लियर है, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, बढ़ा जाए आगे। चलो, अब एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन, फाइनल फॉर्म क्या होगी, अमीनो एसिड्स एंड स्मॉल पेप्टाइड्स, ये एब्जॉर्ब्ड होंगे बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट इनटू ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज में किसके द्वारा एब्जॉर्ब्ड होंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, सक्रिय परिवहन के द्वारा होंगे रक्त कोशिकाओं में। क्लियर है या नहीं है, आगे बढ़े। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, फाइनल फॉर्म क्या होगी, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। Bile salts from macellus absorbed into intestinal villi inside cells. Fats reassembled into chylomicrons transported via lymphatic vessels। अब भाई इसको थोड़ा सा देख लेते हैं हम। प्रोटीन के बाद अब बारी आ गई आपके वसा के अवशोषण की, यानी फैट्स की। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हो गई फाइनल फॉर्म। देन जो बाइल सॉल्ट्स हो गए, बाइल सॉल्ट्स जो हो गए, इन्हें 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 माइसल्स जो हो गए आपके, माइसल्स के रूप में, माइसल्स के रूप में जो आंत हो गई आपकी, आंत की कोशिकाएं, कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। समझ आई इतनी बात। फाइनल फॉर्म हो जाएगी इसके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, देन बाइल सॉल्ट्स फ्रॉम माइसलेस, देन एब्जॉर्ब्ड इनटू इंटेस्टिनल विली, यानी बाइल सॉल्ट्स इन्हें माइसल्स के रूप में आंत की कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आई। देन इनसाइड सेल्स फैट रिजेंबल्ड इनटू काइलोमाइक्रोन्स, है ना, काइलोमाइक्रोन्स बनाते हैं। ये चीज़ अभी हम देखते हैं, ट्रांसपोर्ट विया लिम्फेटिक वेसल्स। चलो इसको भी देख लेते हैं। अब क्या होगा, कोशिकाओं के अंदर, कोशिका के अंदर क्या होगा, ये अंदर ये फिर से जुड़कर, फिर से रिसेंबल्ड लिखा था ना, रीअसेंबल्ड सॉरी, से जुड़कर क्या बनाएंगे, काइलोमाइक्रोन्स, है ना, काइलोमाइक्रोन्स, काइलोमाइक्रोन्स बनाते हैं। इतनी बात समझ आ गई।
फिर उसके बाद भाई हमने तो कुछ और भी पढ़ा था मैम, बिल्कुल पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट होते हैं व्या लिम्फेटिक वेसल्स। चलो ये भी देख लेते हैं, इतनी बात समझ आई नहीं आई? ये अब क्या होगा, ये अब लिम्फेटिक हमने पढ़ा था ना अभी, तो लसिका वाहिकाओं सॉरी, जो हो गया आपका लेक्सिकल, लेक्सियल्स के रास्ते कहाँ जाएंगे, रक्त में पहुँचते हैं, ब्लड में। चलो स्टार्टिंग से देखते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट यानी वसा का अवशोषण, फाइनल फॉर्म क्या होगी, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। बाइल सॉल्ट्स इन्हें माइसल्स के रूप में आंत की कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स फ्रॉम माइसल्स देन एब्जॉर्ब इनटू इंटेस्टाइनल विली, इतनी बात समझ आ गई। देन इनसाइड सेल्स फैट्स रीअसेंबल इनटू काइलोमाइक्रोन्स। अब भाई क्या होगा, सेल्स के अंदर ये जो वसा होंगे, फैट्स होंगे, फिर से रीअसेंबल्ड होंगे, किसमें, सिंपल लिखा है, कोशिकाओं के अंदर ये फिर से जुड़कर काइलोमाइक्रोन्स बनाते हैं। इतनी बात समझ आ गई। देन ट्रांसपोर्टेड विया लिम्फेटिक वेसल्स, इसका मतलब क्या हुआ, ये लसिका वाहिकाओं के रास्ते किस में जाएंगे, रक्त में ये पहुंचते हैं, ब्लड में पहुंचते हैं। क्लियर है? बढ़ा जाए आगे, नोट करना चाहो तो कर लो, नोट करना चाहो तो कर लो, देन हम आगे बढ़ेंगे। बस थोड़ा सा और लगेगा, 5 मिनट और लगेंगे, देन आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। आगे बढ़े, चलो अब किसकी बारी है, अब बारी है एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में एब्जॉर्प्शन। तो क्या एब्जॉर्ब करेगा, वाटर, सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड। ये एक नहीं है, सोडियम पोटेशियम कॉमन लगेगा, है ना। चलो क्या क्या एब्जॉर्ब होगा यहाँ, जल, सोडियम, पोटेशियम का, क्लोराइड का क्या होगा, अवशोषण होगा। बैक्टीरिया प्रोड्यूस विटामिन के, B12, फॉलिक एसिड, थायमाइन, ये क्या होंगे, सारे यहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे यानी अवशोषित होते हैं बैक्टीरिया द्वारा। जो प्रोड्यूस हुए हैं विटामिन के, B12, फॉलिक एसिड, थायमाइन, सब यही एब्जॉर्ब होंगे। रिमेनिंग मैटर फेजेस, इसका मतलब क्या हुआ, शेष पदार्थ जो होगा आपका, रिमेनिंग मैटर जो होगा, शेष पदार्थ मल के रूप में बाहर निकलता है। फेजेस हो गया आपका मल, बाहर निकलता है। क्लियर है यहाँ तक, सब क्लियर हो गया, समझ आ गया? कोई दिक्कत आज की क्लास में, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत है तो बताओ, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? क्लियर, मज़ा आज की क्लास में? बढ़े आगे, ये सब नोट कर लिया, देखो हर एक पॉइंट नोट करके चलो, नोट्स बनाते चलो, वरना दिक्कत हो जाएगी। और प्लीज़ क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्लासेस का बेनिफिट मिल सके। बढ़े, पेरिस्टल्सिस, rhythmic contraction of GIT muscles to push food forward, defecation, relax coordinated by spinal cord, enteric nervous system, local brain of the gut which regulates motility and secretion। देखो हमने ये सब पढ़ा था, कहाँ गया, डिफिकेशन रिफ्लेक्स किसके द्वारा कोऑर्डिनेट होगा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। ENS आपका एंट्रिक नर्वस सिस्टम, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है, ब्रेन ऑफ द डक्ट कहते हैं, जो रेगुलेट करता है मोटिलिटी एंड सिक्रेशन को। पेरिस्टल्सिस रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया GIT मसल का, जो खाने को पुश करता है आगे की ओर। ये हमने वैसे पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में, हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में जाना है ना, अटेंड करना क्लास। हमने अब GIT तो पढ़ ही लिया है। डिफिकेशन रिफ्लेक्स स्पाइनल कॉर्ड द्वारा कोऑर्डिनेट होगा, इसको हम खैर आगे क्लास में पढ़ेंगे इन डिटेल, ऐड कर दिया था मैंने, फिर ध्यान आया तो अभी पढ़ा ही नहीं है आपको। बाकी ENS के बारे में हमने पढ़ा था, एंट्रिक नर्वस सिस्टम, ब्रेन ऑफ द डक्ट कहते हैं, रेगुलेट करता है मोटिलिटी एंड सिक्रेशन। एंड पेरिस्टल्सिस क्या हो गया, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया GIT मसल का, जो खाने को आगे की तरफ
पुश करता है। चलिए आज की क्लास फिर यहीं पे फिनिश होती है, समाप्त होती है। और आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करिए जो भी तैयारी कर रहे हो एंटी की। और अच्छी लगती हो मेरी क्लासेस देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि देखो सब्सक्राइब कर दो ताकि क्लास नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रखें और अपडेट्स भी मिलती रहें। और एक और बात, अगर आपके नोन में कोई भी सीटेट की तैयारी कर रहा हो तो ये तो आप जानते हो हम सीडीपी और इंग्लिश पेडागोजी पढ़ चुके हैं, बट आज से हमारी मैथ्स पेडागोजी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं रात को 8 बजे। मिलूंगी आपसे अभी 8 बजे मैं फिर से। जो भी सीटेट की भी तैयारी कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करो, आपके भाई बहन या कोई भी फ्रेंड्स रिलेटिव तैयारी कर रहा हो तो उसको बता देना। आज फर्स्ट क्लास है हमारी मैथ्स पेडागोजी की। कल सिलेबस डिस्कशन था, वो भी अटेंड कर लीजिएगा, नहीं करी ग्रेड डोर पे आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिलेगी हर एक क्लास की। तो मिलती हूँ आपसे, अगर सीटेट की लर्नर हो तो अभी 8 बजे फिर मिलूँगी, और एल्टी ग्रेड की हो तो कल शाम को 6 बजे। तो जब तक मिलेंगे तब तक के लिए तैयारी करते रहो एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।